तो बच्चे लोग हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं आज? जेई के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज इस चैप्टर के। कौन सा चैप्टर अपना? रोटेशन, है ना, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले बच्चे लोग ये देखो, आप लोग अपने कॉपी में ना वो लिख लेना कि जैसे 5 या 6 जो मेन एरिया है जहां से सवाल आता है मेंस में, और जब भी जो क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे ना, वो 5 या 6 में से कौन से टॉपिक का है ये दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि सोचना, शुरू में लिखना पड़ेगा, लेकिन दिमाग में ऐसा रखना वो कौन से टॉपिक का है। तो इससे क्या होगा, जब हम लोग एक्चुअल में जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जेई मेन का पेपर हम लोग को तेज बनाना पड़ता है ना, तो दिमाग में तुरंत आ जाए कि ये इस एरिया का क्वेश्चन हमको ये लगाना है तुरंत। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसमें क्या क्या है बच्चों लोग, ये देखना। सबसे पहले तो आता है एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाला चीज, है ना, ये हो गया नंबर 1। ठीक, दूसरा आपका आ जाएगा टॉर्क निकालने वाला। ठीक, या टॉर्क उसमें इंपॉर्टेंट यूज हो रहा होगा। ठीक, तीसरा आ जाएगा बच्चों आप लोग का एनएलएम वाला क्वेश्चन। ठीक, एनएलएम वाला क्वेश्चन जिसमें टॉर्क का एक इक्वेशन भी लिखना पड़ता है, टॉर्क बराबर नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा। फिर एंगुलर मोमेंटम, फिर क्या बच्चों? एंगुलर मोमेंटम। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है क्या? कलीजन वाले क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाले। ठीक, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। छठवां आपका किससे आएगा? इसके बाद वो टॉपिक रहता है, क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या रहेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांजिशन एनर्जी वाला। फिर इंक्लाइंड प्लेन वाला, है ना, इंक्लाइंड प्लेन। और फिर वो वाला क्या? प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना टॉपिक, यानी इतने टॉपिक में ब्रॉडली कवर हो जाएगा पूरा चीज। ठीक है, टॉपलिंग भी लिख सकते हो आप, टॉपलिंग, है ना। तो इतने कैटेगरी के अंदर अपना क्या हो जाएगा? ब्रॉडली क्लासिफाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग को हर टॉपिक में याद है कि ऐसा वाला क्वेश्चन दिया रहता है तो उसमें क्या करना है, तो अपन तुरंत सोच पाएंगे क्या करना है। ठीक है, ओके, तो 1 से लेके 9 नंबर तक याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन बनाना क्या करते हैं, चालू करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है, आप देखते ही लग रहा है क्या क्या, देखो मास एम हैंग्स, क्या पूछा है अपने को? एंगुलर मोमेंटम पूछा है। किसका क्वेश्चन है? एंगुलर मोमेंटम का, है ना, एम, एंगुलर मोमेंटम का। देखो क्या बोला, अ मास एम हैंग्स ऑन अ मासलेस रॉड, यानी एक मासलेस रॉड है, उसमें एक एम मास हैंग कर रहा है, विच रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होगी। द मास एम मूव्स विद स्टेडी स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। Assume the system is steady circular motion with constant angular velocity omega. The angular momentum of m about point A is LA. यानी इस सेंटर के अबाउट, यानी जिस प्लेन में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके सेंटर के अबाउट LA है। और दूसरा क्या बोला है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m अबाउट B इज LB. B मतलब ये वाला पॉइंट। हमको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का चेक करना है बेसिकली। ठीक है, तो पहले LA का चेक करते हैं। ठीक, तो हो गया हमारा पॉइंट ए पॉइंट। अब आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एम आर क्रॉस वी। क्लियर है? अब आप अगर गौर करोगे, सपोज अगर आप ए के हिसाब से एम इस अपने पाथ में कहीं भी हो, एम अपने पाथ में कहीं भी हो, उसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल होगी। क्या होगी? वेलोसिटी टेंजेंशियल, उसी प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जिसमें वो घूम रहे, है ना। ऐसे बना लेते हैं, ऐसे टाइप का। ठीक है, तो जैसे वेलोसिटी अभी इस पॉइंट पे पहुंचेगा, क्या होगी? सपोज अंदर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, जब बाहर आ रहे तो क्या होगा? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा। सामने से जा रहे तो ऐसा होगा, पीछे से जा रहे तो ऐसा होगा। ये ऐसा रोटेट कर रहा है ए पॉइंट के हिसाब से। अब अगर मैं एंगुलर मोमेंटम देखूंगा किसी भी पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे देख लेता हूं, है ना, तो इस पॉइंट के हिसाब से पोजीशन वेक्टर आर, इसका मैग्नीट्यूड रेडियस के बराबर हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट है। ठीक, और वेलोसिटी कैसा हो जाएगी? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन कंटेन कर रहे हैं ना इसको, अब लिखते हैं एम वी आर। आर क्रॉस वी की वैल्यू किसकी होगी? ये है बच्चों आर ऐसा, और वी का है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी। तो देखो आर ऐसा है, वी ऐसा बाहर है। आर क्रॉस वी कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? ऐसे स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, तो स्क्रू कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। स्क्रू कहां जा रहा है? ऐसे घुमा रहे तो
ऊपर की तरफ, मतलब एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड, यानी जेड एक्सिस की तरफ। ठीक, सेम अगर इस पॉइंट पे ले लें तो देखो ये आर हो जाएगा, और अब इस बार क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। यहां भी आर क्रॉस वी करेंगे तो हम लोग टाइट कर रहे हैं इसको, तो कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। तो मैग्नीट्यूड भी क्या आया, कांस्टेंट, क्यों, एल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एम वी आर, मास कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो एल ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, ये समझ में आया, कॉर्क स्क्रू रूल लगा के अपन डायरेक्शन निकाले ए क्रॉस बी का। ठीक है, अब फिर किस पॉइंट के हिसाब से बोला है, जेड के हिसाब से। ठीक, किसके हिसाब से, जेड के हिसाब से। तो देखो अब ये पोजीशन वेक्टर ऐसा है एंगल में, ठीक, पोजीशन वेक्टर ऐसा है, और ये जो मास है वो कहां जा रहा है, सपोज यहां पर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है। ठीक, तो बच्चों एक प्लेन होगा ना जो कि ऐसा होगा, जिसमें आर होगा और इनटू द बोर्ड क्या है, वेलोसिटी है। तो जो एम करेंगे, आर क्रॉस वी करेंगे तो ये क्या आएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे होगी डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अब इस पॉइंट पे लेंगे तो अब प्लेन ऐसा हो गया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एम वी आर क्या होगा, ऐसा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि वी कहां है, यानी वी अभी क्या आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है बाहर, और एल ये बोर्ड पे बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो इस ये प्लेन हो गया, अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा ये, तो एल का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहां पर अपन ये जरूर बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि एम वी आर ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, ये आर भी जो हर पॉइंट पे जो बनेगा आर वो सेम लेंथ का होगा ना, तो एम वी आर तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, ऐसा ऐसा बाहर की तरफ। समझ में आ रही बात, पक्का। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं एल बी मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में सेम नहीं है। अब ऑप्शन चेक करते हैं, एल एल बी बोथ आर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नहीं। एल बी इज कांस्टेंट इन डायरेक्शन विथ वेरिंग मैग्नीट्यूड, नहीं, उल्टा है जबकि इसका। ठीक है, फिर एल बी इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नहीं। एल ए इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही। ठीक है, तो ये क्या का क्वेश्चन था, एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम में हमको क्या सोचना है, और पॉइंट मास का, पॉइंट मास के लिए क्या सोचना है, m इंटू आर क्रॉस वी। तो इसमें वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बच्चों, आर क्रॉस वी का डायरेक्शन अपन जैसे देखते हैं। ठीक, समझ में आया वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है स्पीयर ऑफ मास 2 kg और रेडियस कितना 0.5, रोलिंग विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। रोलिंग कर रहा है, रोलिंग लिखा है यानी प्योर रोलिंग कर रहा है, आ रही बात समझ में, रोल कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, goes up an inclined plane which makes an angle 30 degree with horizontal without slipping. How low will the spear take to return to the starting point? How low नहीं, ये how much time बोला होगा। ठीक है, will spear will take to return to the original point। क्लियर है, ये कौन सा का क्वेश्चन हो गया, रोलिंग इन एन इंक्लाइंड प्लेन। बताओ रोलिंग इन एन इंक्लाइंड प्लेन का एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि नहीं। तो क्या बोला है देखो, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर भेज रहे हैं। तो ये जाएगा जाएगा जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक ये रेस्ट पे नहीं आ जाता, फिर रेस्ट पे आने के बाद क्या आएगा, वापस आएगा, यही तो बोला है। तो उसको जाके आने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कम होती जाएगी, क्यों, क्योंकि डाउन द इंक्लाइंड प्लेन क्या लगेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या था, g साइन थीटा बाय 1 प्लस के, 1 प्लस के था ना, 1 प्लस के, पक्का ये था कि k बाय 1 प्लस के था, यही था ना, 1 प्लस के था। ठीक, यहां पर अपन k क्या देखते थे, जो सामने में कोफिशिएंट लिखे रहता था वो। तो अब यहां क्या लिखा है, स्पीयर है, तो अपन क्या लेंगे 2/5, क्या ले लेंगे 2/5। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं बच्चों, क्या आएगा, g इंटू साइन 30 बाय 1 प्लस 2/5। जी का वैल्यू कितना होता है 10 साइन 30 5, तो 5 बाय नीचे क्या आएगा 7/5, तो कितना आ गया बच्चों
35/7 ये आ गया एक्सेलरेशन। अरे यार 25/7 ठीक तो ठीक है 25/7 ये क्या आ गया एक्सेलरेशन। अब क्या होगा ये ऊपर जाएगा 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 और रेस्ट पे आएगा। कितना समय लगेगा वो अपन देख लेते हैं कितना समय लगेगा। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है 0 तो t बराबर क्या आएगा v बाय ए। टी बराबर क्या आएगा बच्चों v बाय ए जो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी बाय ए। तो आने में भी कितना समय लगेगा सेम समय लगेगा। तो टोटल टाइम अगर लिखेंगे तो क्या लिख देते हैं 2v बाय है ना। तो 2 इंटू वी का वैल्यू v का वैल्यू कहां दिया 1 v का वैल्यू क्या दिया है 1 और एक्सेलरेशन 25/7 तो लिख लेंगे 25 और ऊपर क्या चल जाएगा 7 तो 7 दूनी 14/25 ये आ जाएगा आंसर। वैसे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था तो इसमें अपने को वैल्यू भी निकालना है तो क्या होगा 140 बाय क्या बाय 25 कर दो पॉइंट से ठीक है 25 कितना 5 जा 125 बचा कितना 15 तो 0 लगेगा 25 कितना जा 6 जा तो कितना आएगा बच्चों आंसर 0.56 सेकेंड्स। समझ में आया क्वेश्चन ठीक। तो ये किसका था रोलिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन या गोइंग अप द इंक्लाइन प्लेन। तो इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू अपने को तुरंत याद रहना है ठीक है। डेरिवेशन कर चुके और के क्या था जो आई के सामने आता था वैल्यू क्योंकि एम आर स्क्वायर वगैरह तो सब कट जाता था। तो आई के सामने जैसे रिंग है तो 1 आता है तो के का वैल्यू 1 हो गया। डिस्क है तो 1/2 आता है। सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर तो भी 1/2 आएगा। स्पीयर है हॉलो तो 2/3 और सॉलिड तो 2/5 ठीक है। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया बच्चों क्या दिया है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m इज wrapped with an inextensible light string is placed on a rough inclined plane as shown in figure. फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट कर रहा है सिलेंडर में हमको निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया है 0.4 क्लियर है। अब देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे बताओ इस क्वेश्चन में एफबीडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों एफबीडी। तो एफबीडी इसका ना इसी पे बना देते हैं इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं जूम। अरे बाप रे ज्यादा ही हो गया लेकिन कोई बात नहीं है ना लाल कलर से ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा mg साइन 60 इधर क्या लगेगा mg cos 60 इधर क्या लगेगा n इस धागे से क्या लगेगा टेंशन। फ्रिक्शन का लगेगा नीचे के ऊपर अप द इंक्लाइन प्लेन के डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ये इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश कर रहा है फ्रिक्शन। कौन सा इक्विलिब्रियम टोरोजनल इक्विलिब्रियम भी और लीनियर इक्विलिब्रियम भी। अब आप बताओ किधर होगा सोचो भाई टेंशन टेंशन इसको क्या घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज तो फ्रिक्शन इसको कैसा घुमाना चलेगा एंटी क्लॉकवाइज तो फ्रिक्शन लगेगा ऐसा ठीक। लेकिन क्या आंख मूंद के अपने को फ्रिक्शन निकाल लेना है क्या इस केस में पहले चेक करना है कि फ्रिक्शन जितना इसको स्टेशनरी रखने के चाहिए उतना ये दे भी रहा है कि नहीं है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे देखो एफ आर बराबर क्या होता है म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.4 दिया है 0.4 इंटू एन कितना है एम जी कॉस 60 तो एम जी कॉस 60 कॉस 60 1/2 होता है तो 0.2 इंटू एम जी एम कितना है दिया मास नहीं दिया है तो लिख लो ना 0.2 या एम जी या बेसिकली 2m कितना है फ्रिक्शन 2m। अब अपन कैलकुलेट करके देख लेंगे कि अपने उतना पर्याप्त है कि नहीं है ठीक है। वैसे मास देना चाहिए था क्यों नहीं दिया है पता नहीं क्यों नहीं दिया है। चलो देखते हैं। अब देखो बच्चों पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं है ना। तो T प्लस फ्रिक्शन क्या आएगा mg साइन 60 कितना आएगा T प्लस एफ आर mg साइन 60। उसके बाद दूसरा फिर चीज क्या आएगा टॉर्क क्या निकालेंगे टॉर्क। तो टॉर्क इसके कारण क्लॉकवाइज इसके कारण एंटी क्लॉकवाइज और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे अगर क्या में रहना है इक्विलिब्रियम में रहना है तो क्या लगेगा देखो तो क्या होगा टी इंटू आर माइनस फ्रिक्शन इंटू आर बराबर
0। ठीक, तो यहां से T बराबर क्या आ गया, FR। तो यहां पर से देखते हैं बच्चों, FR बराबर क्या होगा, 2FR लिखेंगे। 2FR बराबर mg बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा, mg बाय 4, mg बाय 4 कॉस, अच्छा √3 भी तो है, कितना आया, √3 mg बाय 4। अब मेरे को बताओ बच्चों, 0.2 mg बड़ा था, 0.2 mg बड़ा था कि √3 बाय 4 mg बड़ा है। 0.2 बड़ा है तो 0.2 कितना हो गया, 2/10। 0.2 कितना हो गया, 2/10। और इधर कितना दिया है, √3 बाय 4। तो बड़ा कौन है, √3 बाय 4 बड़ा है ना। √3 बाय 4 क्या है, बड़ा है, आ रही बात समझ में। और 2/10 क्या है, छोटा है। मतलब फ्रिक्शन जितना चाहिए उतना है नहीं, फ्रिक्शन जितना चाहिए उतना है नहीं बच्चों। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, जितना मैक्सिमम लग सकता है लगेगा, और ये स्लिपिंग हो गई होगा। तो आपका ऑप्शन में क्या आएगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, 0.2 mg। समझ में आई बात, पक्का, या 2m। अब मास अगर दिए रहता तो इसका आंसर निकाल दिए रहते। ठीक, क्लियर है कि नहीं है बच्चों, ऊपर से तो नहीं गया, समझ में आया। मैं शायद ऑप्शन पेस्ट करना भूल गया हूँ, है ना, ये हो सकता है। ठीक है, तो कितना आएगा, 2m। लेकिन याद करो, फ्रिक्शन में जब भी फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन हो तो हमेशा क्या चेक करेंगे पहले, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तो वेरिएबल होता है ना। और एक चीज चेक कर लेना है कि लिमिट में है कि नहीं। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो फिर काम नहीं होगा। तो अपने को जो लिमिटिंग है उसी का वैल्यू लिखना पड़ेगा। कम है तो बढ़िया है, फिर जितना लग रहा है उतना लगा दो। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला। Consider a uniform wire of mass m length L bent into a semicircle. Moment inertia about a line passing through a plane of the wire passing through the center is। ठीक है, तो ये क्या का क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने क्वेश्चन है। तो क्या बोला है, कंसीडर अ वायर ऑफ मास m और लेंथ l। तो एक वायर है बच्चों, इसका मास m है और लेंथ क्या है, l। इट्स बेंट इनटू अ सेमी सर्कल। तो अपन क्या किए, उसको सेमी सर्कल में क्या कर दिए, बेंट कर दिए। ये क्या हो गया, एक मिनट, सेमी सर्कल में क्या किए, बेंट कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो सेमी सर्कल में बेंट किए तो इसके आर्क का लेंथ क्या होगा, अभी भी एल होगा, मास क्या होगा, एम होगा। तो अपन क्या करते हैं, इसका जो सेंटर है, इसका रेडियस मान लेते हैं क्या बच्चों, आर। ठीक, तो अपन ये लिख सकते हैं ना, पाई आर बराबर एल। तो इससे आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, एल बाय पाई। क्लियर बात। अब बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी जो इस सर्कल का सेंटर होगा उसके थ्रू। रिंग का सेंटर ऑफ मास नहीं बोला है। ठीक, अगर सेंटर ऑफ मास बोल देता तो कहां से निकालते, 2r बाय पाई वाले से निकालते। ठीक है, अभी क्या बोल दिया, सेंटर, रिंग का सेंटर बोल दिया, तो उससे निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है रिंग के डिस्क को क्या होता है, mr² होता है। भी हाफ रहे या फुल रहे, रोटेट हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन मास का चेंज नहीं हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²। मास तो m है, r² की जगह क्या लेंगे, l² बाय पाई²। तो क्या आएगा ऑप्शन थर्ड, ml² बाय पाई²। समझ में आ गया। हाँ, इस क्वेश्चन में ये इंटरेस्टिंग होता, अगर बोल देता सेंटर ऑफ मास से निकालो, तो फिर हम लोग को क्या लगाना पड़ता, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ता। और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, 2r बाय पाई। क्लियर बात। तो ये 2r बाय पाई डिस्टेंस पे होता है, लेकिन फिर ये सेंटर ऑफ मास है, तो ऐसा लिखते हैं आई सेंटर ऑफ मास प्लस mr² बराबर आई। तो ये आई हमको पता है, ये आई क्या है, ml² बाय पाई²। फिर ये डिस्टेंस क्या लेते, आई सेंटर ऑफ मास, ये अपने को निकालना है। और ये आर को क्या लेते, 2r बाय पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अ बॉडी रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। यानी कौन सा क्वेश्चन, प्योर रोलिंग। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 50% ऑफ इट्स ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। बॉडी क्या होगी, यानी बोला है कि जो के रोटेशनल है ना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 50%, मतलब हाफ होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन।
ठीक है, ये आपको बोला है ना। अब देखो इसमें क्या सोचना है, मैं आप लोग को बताया था कि अगर एक प्योर रोल होते हुए ऑब्जेक्ट आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक, तो टोटल एनर्जी का कुछ पार्ट काइनेटिक को मिलता है और कुछ पार्ट रोटेशनल एनर्जी को मिलता है। ये पता चलता है सामने जो लिखे रहता है क्या, आई, आई के जो सामने कोफिशिएंट के लिखे रहता है उससे पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लें एक रिंग, रिंग का क्या होता है, mr² होता है, तो सामने में क्या लिखा है 1, मतलब हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, और हाफ ऑफ टोटल एनर्जी किसको मिलेगी, काइनेटिक और रोटेशन को, आधा आधा बटेगा, सामने 1 लिखा है तो 1/2 1/2, ठीक है। अगर डिस्क लिखा है तो क्या हो जाएगा 1/2 mr², सामने क्या लिखा है 1/2, तो 2/3 और 1/3 बटेगा किसको, रोटेशन और ट्रांसलेशन को। रोटेशन को कम वाला मिलता है, ट्रांसलेशन को ज्यादा मिलता है। तो अभी ये क्वेश्चन में यही वाला दिया है, देखो ये इसका डबल है कि नहीं डबल है, 1/3 को डबल करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो डिस्क है, डिस्क किसको रिसेंबल करता है, सॉलिड सिलेंडर को, ठीक है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशन की है वो डबल है एज कंपेयर टू रोटेशन, ये दिया है क्वेश्चन में, तो वो क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर। तो आप सामने का जो टर्म दिया रहता है उससे पहचान सकते हैं। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। चलिए, या आप इसको नॉर्मल सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, तो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो 50% यानी 1/2 है किसके, हाफ एम वी स्क्वायर के, और प्योर रोलिंग हो रहा है तो v बराबर क्या ले सकते हो, आर ओमेगा, ठीक। तो यहां पर क्या करना, v बराबर आर ओमेगा डाल देना और i का वैल्यू निकाल लेना। तो i अगर mr²/2 आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, i mr²/2, तो उससे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि क्या है, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है उससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उससे जल्दी हो जाएगा, ठीक। आए बात, आगे बढ़े, चलिए अगला, कंसिडर अ सिचुएशन इन विच अ रिंग, अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर, क्या क्या है, रिंग तो बनाऊंगा तो सब तो गोला ही बनेगा, ठीक है। एक क्या है रिंग, दूसरा है सिलेंडर सॉलिड वाला, डिस्क समझ लो, सॉलिड सिलेंडर, और तीसरा सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब क्या बोला है, rolls down the inclined plane without slipping, assume they start rolling from rest having identical diameter, सबका रेडियस सेम है, the correct statement for this situation is, तो आपको बोला है sphere has the greatest and the ring has the least velocity of center of mass। देखो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करेगी, एक्सीलरेशन पे, ठीक। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या होता है, g sin थीटा बाय 1 प्लस के, तो किस पे डिपेंड करता है, के पे डिपेंड करता है। अब रिंग के लिए के का वैल्यू क्या रहता है 1, तो उसके लिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g sin थीटा बाय 2, ये किसके लिए हो गया, रिंग के लिए। दूसरा, अगर हमारा क्या है सिलेंडर, सिलेंडर किसके जैसा होता है, डिस्क के जैसा होता है, तो आ जाएगा 1/2, 1/2 कितना होगा 3/2, तो क्या आएगा 2/3 g sin थीटा। और तीसरा क्या है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है 2/5, तो 2/5 लेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 5/7, 5/7 g sin थीटा। बताओ सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, सबसे बड़ा वैल्यू है 5/7, उसके बाद 2/3, और सबसे छोटा क्या है ये। क्लियर है, तो आप जानते हैं एक्सीलरेशन सॉलिड स्फीयर के लिए सबसे ज्यादा, उसके बाद डिस्क, और सबसे लास्ट में रिंग। तो डाउन जब आएंगे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करें, v² = u² + 2as, तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा, तो वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा, सॉलिड स्फीयर का सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसका होगा, रिंग का। तो कौन सा ऑप्शन में से दिया है, स्फीयर हैज द ग्रेटेस्ट एंड रिंग हैज द लीस्ट वेलोसिटी, तो ए ऑप्शन सही। समझ में आ गया क्वेश्चन, पक्का, क्लियर, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। वाह भाई वाह, a particle of mass m is moving in time t on a trajectory given by, तो उसका पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या दिया है, टाइम दिया है, आई जे के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, ठीक है। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है वो, इतना तो समझ में आ गया। दूसरा, अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट,
द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बिकम्स द सेम एज इट वॉज फॉर टी इक्वल टू जीरो एट टाइम टी इक्वल टू कितना, ये पूछा है कि टी इक्वल टू जीरो पे जो एंगुलर मोमेंटम था ना, वही एंगुलर मोमेंटम बनेगा टी इक्वल टू फिर कितने टाइम के लिए। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। हमको सिर्फ क्या दिया है, आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब खुद सोचो, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमको चाहिए मास तो चाहिए और आर क्रॉस वी चाहिए। तो हमको आर तो दिया है, हमको क्या भी चाहिए, वी चाहिए। वी कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। तो वेलोसिटी लिख लेते हैं, क्या होगा बच्चों, तो 10 अल्फा टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 अल्फा टी स्क्वायर है ना, 20 अल्फा टी, ठीक, 20 अल्फा टी और क्या आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 5 बीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे तो टी का 1 5 का 0, तो क्या आएगा खाली 5 बीटा और इधर क्या बचेगा जे। क्लियर है? तो ये क्या गया वेलोसिटी, और आर तो आपको ये दिया ही हुआ है। अब क्या कर लेते हैं, एल निकाल लेते हैं। एल क्या होगा एम इंटू आर क्रॉस वी। आर का वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों, क्या है 10 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस 5 बीटा टी माइनस 5 जे कैप, ये लिख लिए। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, वेलोसिटी के लिए, तो कितना आएगा 20 अल्फा बीटा टी आई और प्लस 5 बीटा जे। बीटा कोई लिख दिया क्या मैं, अल्फा टी है बस ना, वो होता है जीवन में कभी कभी, ठीक है। तो 20 अल्फा टी आई, ठीक है। अब क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, आई का आई से होता है क्या, नहीं, आई का किससे होगा जे से, और ये याद रखना है आई जे के का चक्रव्यूह, ठीक है। तो क्या होगा आई क्रॉस जे, आई जे सेम क्रॉस में, तो के पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो आई कितना है 10 अल्फा टी स्क्वायर और यहां कितना है 5, तो कितना आएगा m 50 अल्फा बीटा टी स्क्वायर के, ये आ गया। क्या जे का जे से होता है, इससे होगा, तो क्या आ जाएगा 100 और जे क्रॉस के क्या होगा, सॉरी जे करे बोलता हूं, जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई होगा माइनस के, ठीक है। तो माइनस लगा देते हैं फॉर्मूले का, पहले माइनस के का, फिर 5 इंटू 20 कितना होगा 100 अल्फा बीटा टी माइनस 5 इंटू टी के। समझ में आया बात, ये हो गया एल, ये क्या आ गया बच्चों एल। अब क्या करते हैं टी इक्वल टू जीरो पे एल निकाल के देखते हैं। तो टी इक्वल टू जीरो पे एल का वैल्यू क्या आएगा, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो क्या आ गया बच्चों जीरो आ गया। मतलब हमको ये देखना है अगले फिर किस टाइम पे जीरो हो रहा है बेसिकली, तो इसको किससे इक्वेट करना है, सब तो कई कोऑर्डिनेट है, इसको कैसे इक्वेट कर देना है जीरो से। तो क्या जाएगा देखो 50 अल्फा बीटा टी स्क्वायर माइनस 100 अल्फा बीटा टी माइनस 5 इंटू टी बराबर क्या करना है जीरो। तो इक्वेशन के उधर जाएगा तो ये क्या जाएगा इक्वल, ठीक है। अब एक टी बराबर जीरो तो है ही, एक टी से एक टी कैंसल हो गया, फिर अल्फा बीटा उड़ गई, 5 कितना जा 2 जा, तो टी बराबर क्या आया 2 टी माइनस 10, तो ये आ जाएगा इस तरफ और ये चले जाएगा उस तरफ, तो टी बराबर कितना आएगा 10 सेकेंड। तो आंसर क्या होगा बच्चों 10 सेकेंड, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो आंसर क्या होगा 10। समझ में आ गई चीज, सिंपल है। ये किससे था एंगुलर मोमेंटम। अगला ये क्या दे दिया है असर्शन एंड रीजन, जिसमें ऑप्शन नहीं दिया है, दिया होगा मैं लिखा नहीं हूं, ठीक है। अगला क्या बोला है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पहला पढ़ते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m रेडियस r about x y axis passing through its plane and z axis which is perpendicular to its plane were found to be ix iy iz, ठीक, respectively. The respective radius of gyration about all three axes will be same. देखो भाई आपको पता है ना iz बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम,
जो सेम प्लेन में रहते हैं उनका सम, दो परपेंडिकुलर एक्सिस का सम तीसरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के बराबर होता है जो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो भाई अगर इसके हिसाब से लिखेंगे तो एम के जेड स्क्वायर लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे एम के एक्स स्क्वायर प्लस एम के वाई स्क्वायर। एम 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 कट गया तो के जेड स्क्वायर किसके बराबर होगा, है ना। तो क्या ये सेम तो हो नहीं सकता, सेम हो नहीं सकता। बात समझ आएगी नहीं? तो अपन क्या बोलेंगे कि इट इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट तो फॉल्स है, पहला वाला असर्शन फॉल्स है। फिर रिजिड बॉडी मेकिंग रोटेशनल मोशन हैज फिक्स्ड मास एंड शेप, तभी तो रिजिड है। रिजिड बॉडी का मास चेंज नहीं होता और उसका शेप चेंज नहीं होता, रिजिड तभी बोलते हैं उसको। तो ये ट्रू है, तो क्या बोलेंगे असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। यानी रीजन तो है ही नहीं इसका, लेकिन हाँ जो स्टेटमेंट है वो सही है। क्लियर है बात, पक्का? चलिए आगे बढ़े। अगला देखो कैसे बनेगा क्वेश्चन। क्या बोला, इन द गिवन फिगर टू व्हील्स P और Q आर कनेक्टेड बाय अ बेल्ट, बेल्ट B. The radius of P is 3 times that of Q. In the case of same rotational kinetic energy, same rotational के दोनों की rotational kinetic energy क्या है, same. The ratio of rotational inertia will be x:1. The value of x क्या होगा, देखते हैं बच्चों। वे बोला है ये वाला जो डिस्क है और ये वाला जो व्हील है, दोनों व्हील है ना, दोनों जो व्हील है उनका काइनेटिक एनर्जी सेम है। उनका क्या है, काइनेटिक एनर्जी सेम। दोनों का साइज में अंतर दिख रहा है आप लोग को, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, नहीं होगा। दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं होगा। तो बच्चों अपन ऐसा लिखते हैं, सपोज दोनों का रोटेशनल एनर्जी क्या होगा, हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, दूसरे वाले का क्या होगा, हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। क्लियर? अब I1 बाय I2 हाफ हाफ तो कट गया, हमको चाहिए क्या, I1 बाय I2। तो I1 बाय I2 क्या जाएगा, ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 का होल स्क्वायर। अब ओमेगा 2 ओमेगा 1 दोनों सेम तो नहीं है, क्या चीज सेम होगा ये देखते हैं। देखो कोई स्लिपिंग हो रही है क्या, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। तो बताओ बेल्ट की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे, बेल्ट की वही टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम होगी बेल्ट की। बेल्ट तो एक वेलोसिटी से चल रहा है ना, आ रही बात समझ में, बेल्ट तो एक ही वेलोसिटी से चल रहा है। तो बेल्ट की टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम इक्वेट कर देते हैं बच्चों। अब इसके हिसाब से ओमेगा 1 क्या हो जाएगा बताओ, ये है ओमेगा 1 है ना, पी का दिया था क्यू का ओमेगा 1, तो क्या हो जाएगा वी बाय, नहीं ये है ना फर्स्ट, ये है, तो क्या हो जाएगा वी बाय 3r। ओमेगा 2 क्या हो जाएगा वी बाय आर। अब उसको सब्सटीट्यूट कर दो, अब कट पिट जाएगा। तो ओमेगा 2 की जगह क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसके जगह वी स्क्वायर बाय 9r स्क्वायर, वी स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया, ऊपर चले जाएगा 9। तो I1 बाय I2 क्या आएगा बच्चों, 9:1। तो अपने x का वैल्यू क्या होगा 9। समझ में आएगी नहीं आए? तो ये वाले क्वेश्चन में स्लिपिंग नहीं हो रही है बेल्ट की, बेल्ट की स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो क्या करना है, बेल्ट की टेंजेंशियल वेलोसिटी यहां पर है, वही बेल्ट की टेंजेंशियल वेलोसिटी यहां पे रहेगी। दोनों का ओमेगा अलग रहेगा, दोनों का आई अलग रहेगा। क्लियर है बात, समझ में आए? आगे बढ़े। चलो जरूरी नहीं है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था सेम, जरूरी असली में ऐसा नहीं जरूरी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्या क्वेश्चन है, तो पिछला वाला किसका था, पिछला वाला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का था, ठीक है ना। तो बेल्ट का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अगला, अ ह्यूज सर्कुलर आर्क 4.4 LY, LY क्या होता है, लाइट ईयर्स। क्या होगा, लाइट ईयर्स, लेंथ का यूनिट है ना LY, लाइट ईयर्स लिखा है ना, लाइट ईयर नीचे इतना मीटर, ठीक है। अगला, एन एंगल 4 सेकेंड एट द सेंटर, ओ माय गॉड, कितना सबटेंड कर रहा है एंगल 4 सेकेंड्स, तो तभी तो बहुत बड़ा आर्क है, छोटा एंगल सबटेंड कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ बॉडी टू कंप्लीट 4 रेवोल्यूशन इफ इट स्पीड इज 8 AU पर सेकेंड। अब एक AU कितना दिया है 1.5 10 का पावर 11, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ठीक है AU। अरे बाप रे, देखो घबराना नहीं, कोई घबराएगा नहीं। देखो पीछे से चलते हैं। हाउ लॉन्ग बोला है अपने को, टाइम पूछा है, तो टाइम क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा
4 इंटू 2πr, सर्कुलर पाथ में चलना है तो 4 इंटू 2πr बाय 4 रिवोल्यूशन वही होगा ना, 1 2 3 4, 2πr बाय स्पीड। ठीक, तो हमको क्या क्या चीज चाहिए टाइम निकालने के लिए? आर चाहिए और वी चाहिए। क्या चाहिए? आर चाहिए और वी चाहिए। अब मजा करते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। ये भाई आर्क का लेंथ ऐसा दे दिया है और एंगल सबटेंड कर रहा है कितना? सपोज थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये रेडियस होता है बच्चों और ये क्या होता है? आर्क। थीटा का फॉर्मूला क्या बोलता है? आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो बताओ रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस होता है ना, पक्का? ठीक, तो हाँ, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर्क बाय थीटा। समझ आई बात? ये बात तो हो गई है ना। स्पीड तो दी दी है, स्पीड तो दे दिया है क्वेश्चन में, बस आर ही निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? आर। अब निकालते हैं भाई रेडियस। तो रेडियस अपने को दिया है, आर्क का लेंथ कितना दिया? 4.5 लाइट ईयर्स। तो लिखते हैं 4.4 इंटू, अब लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा? 9.46 इंटू 10 का पावर 15। ठीक, थीटा कितना दिया है? 4 सेकंड। अब मजा आएगा क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है ना। एक रेडियन कितना होता है? एक रेडियन कितना होता है बच्चों? पाई बाय 180, 180 बाय पाई कि पाई बाय 180? पाई रेडियंस बराबर 180 डिग्री होता है, तो एक रेडियन कितना होगा? 180 बाय पाई होगा। अब तो इसको सेकंड बोला है तो पहले मिनट्स में कवर करेंगे। मिनट्स में करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे और सेकंड में करेंगे तो और 60 से डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा? 3600। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे। रेडियन को सेकंड्स में निकाल रहे हैं, रेडियन को क्या में निकाल रहे हैं? सेकंड्स में। ठीक, तो ये हो गया एक रेडियन मतलब इतना सेकंड्स। तो 4 सेकंड कितना रेडियन होगा? इंटू 4 कर देंगे। क्लियर? ये आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? पक्का? देखते हैं इससे कितना आंसर गलत आता है फिर निकालेंगे। तो एक मिनट, हाँ, एक रेडियन बराबर इतना है ना, तो एक डिग्री बराबर कितना होगा? पाई बाय 180। एक डिग्री बराबर पाई बाय 180। अब डिग्री, डिग्री का वैल्यू आ गया। अब डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, तो किससे डिवाइड किए? 3600 से। उल्टा करेंगे ना ऐसा, और फिर 4, फिर ये सेकंड आ गया। एक डिग्री इतना सेकंड होता है, तो 4 सेकंड कितना होगा? इसमें इंटू कर देंगे 4। तो नीचे क्या लिखेंगे देखो? 4 पाई और ऊपर क्या चले जाएगा बच्चों? 180 इंटू 3600। ठीक है, इतना समझ में आया? नहीं? क्यों? हाँ, एक डिग्री है, अपन सेकंड में कन्वर्ट करें, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई लगेगा, तो ऊपर रहेगा। सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। और आंसर आखिरी तो क्या होगा? 3600। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, 180 तो ऊपर ही रहेगा, ये नीचे आ जाएगा क्या? 3600। क्लियर है? मर गए भाई। एक काम करते हैं, आर को ऐसे ही छोड़ते हैं, स्पीड टाइम का भी वैल्यू लिख लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट डालेंगे। ठीक है, नहीं तो खूब सारे पाई पाई आएंगे, ऐसी तैसी होने वाली अपनी। ठीक है, अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक, अब अगला, अगला क्या करते हैं देखो, टाइम का वैल्यू निकालते हैं। क्या का वैल्यू? टाइम। तो टाइम वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 इंटू 2 पाई इंटू आर। आर का वैल्यू क्या डालेंगे? 4.4 इंटू 9.46 इंटू 180 इंटू 10 का पावर 15, 10 का पावर 15 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 4 इंटू 2.2 आर। अच्छा अभी चल ही रहा है, 4 पाई इंटू 3600 बाई वी। वी नीचे ही आएगा। वी कितना लेना है बच्चों?
8 AU पर सेकेंड, तो 8 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 10 का पावर 11, तो क्या आ जाएगा 8 AU है ना, तो आ जाएगा 1.5 इंटू 10 का पावर 11 इंटू 8। अब इसको सॉल्व करना है तो किसी एक ऑप्शन में मैच करना चाहिए। ठीक है, 10 का पावर कहीं देख लेते हैं बच्चों, देखो ना या 10 का पावर अलग अलग दिया हुआ है ना, नहीं दो में 8 दे दिया, कोई बात नहीं, चलो 4 पाई हिसाब हो गया, हो गया 4 पाई का क्या हो गया हिसाब हो गया। अब देखो ये 2 जीरो है, इसको लिख दो 13, 2 जीरो है तो क्या लिख दिया इसको 13। अब ये 1 जीरो है तो ये कितना हो गया 16, तो ये ऊपर जाएगा तो 16 माइनस 13 कितना बच गया 3, तो लिखते हैं वैल्यू देखो 4.4 इंटू 9.46 इंटू 18 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय बचा क्या 36 इंटू 1.5 इंटू 8, कितना बचेगा, क्लियर है। 18 दूनी 36 होता है क्या, नहीं होता है, होता है, अरे बाप रे 18 दूनी 36, 2 कितना था 2.2 हो गया, ठीक है। 1.5 इंटू 8 कितना होगा 2.2 और 8 बिगड़ जाएगा ना, ये कितना होगा 1.1, ये कितना होगा 4, 4 इंटू 1.5 6 होगा, ठीक है। तो इसको मिटा के क्या लिख देते हैं 6, ठीक है। अब देखो 9.46 इंटू 1.1 कर लो, कितना होगा 946 946 6 10 हुआ 14 10 हुआ, तो कितना आया 1, कहाँ 2 है, अच्छा 2 पाई वाला 2 भी है ना, 2 पाई वाला 2 भी है, तो इसको डबल कर दो तो कितना आएगा 20812, और पॉइंट के बाद 3 1 2 3, तो कितना आया 20.8 बाय 6 6, तो आंसर गलत आ रहा है, 6 3 जाना अपना ये आ रहा है एक, क्या है कैलकुलेशन में मिस्टेक है, तो वापस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा एक बार वापस। देखो तो अपन रिलेशनशिप क्या इस्तेमाल करेंगे, जो अपन पहले ही लिख रहा था जो सही, जो बच्चे गलत करवाए, देखो क्या था तो ये था कि 1 आर्क सेकेंड कितना होता है 4.848 इंटू 10 का पावर -6 रेडियंस, है ना, क्योंकि एक डिग्री कितना होता है बच्चों पाई बाय 180, और सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60, तो ये इस्तेमाल करना है, इसका वैल्यू ये आता है कितना 4.848 इंटू 10 का पावर -6 रेडियन, ठीक है। अब वैल्यू वही सॉल्व करते हैं, बस हम लोग को इसकी वैल्यू अलग लेनी है, तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले तो रेडियस, तो अच्छा सीधा टाइम लिख रहा हूं मैं 4 इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहेगा वेलोसिटी स्पीड, तो 4 इंटू 2 पाई इंटू आर, ठीक। आर क्या आया था आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क का लेंथ कितना था 4.4 इंटू 10 का पावर 15 इंटू 9.46 इंटू 9.46, लाइट ईयर्स में मीटर में कन्वर्ट कर लिए, तो आया 2 पाई आर, तो आर का वैल्यू क्या था आर्क अपॉन थीटा, आर्क अपॉन थीटा, ठीक है। तो ये आर्क आ गया अपॉन थीटा कर देते हैं, तो थीटा करेंगे तो कितना आएगा थीटा 4 सेकेंड, तो 4 इंटू 4.848 इंटू 10 का पावर -6, तो आ गया 4 इंटू 2 पाई आर का वैल्यू आ गया, इंटू नीचे डिवाइड बाय वी था, वी कितना है क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में, तो 8 इंटू क्या 1.5 इंटू 10 का पावर 11, ये आ गया, क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो 4 से 4 गया, ठीक 4 से 4 कैंसिल, अब 10 का पावर का हिसाब कर लेते हैं, तो ये 15 है, क्या है 15, और 11 माइनस 6 कितना होगा 11 माइनस 6 होगा 5, 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर आएगा 10 का पावर
10 आएगा। अब इधर लिख लेते हैं 2 पाई कितना होगा 2 पाई इंटू 4.4 इंटू 9.46 डिवाइडेड बाय 4.848 इंटू 8 इंटू 1.5। क्लियर है? और पाई को क्या लिख सकते हैं 3.14 है ना। ऑप्शन के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं। देखो 10 का पार्ट 10 आना है तो मेरे को तो लग रहा है नहीं, ये देख लेते हैं ना इन लोगों की क्या वैल्यू आ रही है, नीचे की बड़ी होगी कि ऊपर की बड़ी होगी। तो देखो नीचे करते हैं 8 इंटू 1.5 112 12 क्या होगा 12 इंटू 4.848 लगभग 5 मान लो। फिर ये आएगा 3.14 इंटू 2 इंटू 4.4 इंटू 9.46। तो देखो ये लगभग 2 टाइम्स जा रहा है। 5 दूनी 10 क्या हो गया 5 दूनी 10। 2 ये कितना जा रहा है 6 जा रहा है। ठीक अब 3 लगभग ये कितना जा रहा है 2 जा रहा है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये लगभग कितना बचा। तो रैंडम कैलकुलेशन 4.4 लेकिन 10 का पार्ट 10 बच रहा है तो अपना समझ गए ना ऑप्शन क्या होगा बी। क्लियर समझ में आया। तो काटते तो वैसे ही है ना, लेके बैठे रहोगे तो कहां से सवाल सॉल्व होना है। ठीक है आ रही बात समझ में। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है बच्चों क्या मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है बनाते हैं इसको। ठीक है ये अच्छा क्या है सारे क्वेश्चन अच्छे हैं ना। देखो अगला पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट एनी टेंजेंट। तो देखो अगर आप अच्छा पहले क्या कर लो मैच द फॉलोइंग जल्दी बनाना है तो देख लो कौन सा एकदम डिफरेंट है सब में। तो ए में तो 2 ऑप्शन है, बी में भी 2 ऑप्शन है, सी में सब में 2 छोड़ो फिर। हाँ तो क्या बोला है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है सॉलिड का 2/5 की 2/3 2/5। तो और एज आ गया तो प्लस एम आर स्क्वायर करेंगे तो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर। तो ए का क्या होना चाहिए 2। तो या तो ए है या तो सी है। अब बी में दोनों में 1 दिया है बी मत चेक करो। सी दोनों में अलग दिया है तो सी चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं सी। तो सी में क्या बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। क्या लगेगा बच्चों पैरेलल है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये तो एम आर स्क्वायर होता है तो ये दोनों का सम एम आर स्क्वायर होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। तो एम आर स्क्वायर बाय 2 फोर्थ ऑप्शन है तो सी का फोर्थ होना चाहिए। तो सी का फोर्थ तो ऑप्शन क्या सही है ए। ठीक समझ में आ गया। ठीक तो मैच द फॉलोइंग हमेशा ऐसा बनाओ पहला ऑप्शन मैच कर लिए फिर वो क्या क्या में करेक्ट है देखे फिर जो अलग है उसको देख लिए तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास कितना 4 kg और रेडियस कितना है r 10 सेंटीमीटर is mounted on a fixed horizontal axle as shown in figure. A block with mass 2 kg hangs from the massless cord. यानी ये block hang कर रहा है massless cord से wrapped around the rim of the disc. During the fall of the block, the cord does not slip and there is no friction at the axle. The tension in the cord कितना होगा। ठीक है बच्चों तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है तो इसका बनाते हैं सबसे पहले किसका पुली का। तो देखो यहां लग रहा होगा क्या टेंशन टी लग रहा होगा। ठीक और दूसरा फोर्स कहां लग रहा है यहां से एक फोर्स लग रहा होगा किसके कारण जो हिंज है उसके कारण लग रहा होगा। लेकिन वो हिंज सेंटर पे अटैक कर रहा है तो उसके कारण कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा नहीं। तो हम लोग इसका अल्फा निकाल सकते हैं बच्चों क्या होगा टी इंटू आर। आर क्या है रेडियस रेडियस दिया है क्वेश्चन में दिया है टी इंटू आर बराबर आई अल्फा और डिस्क के जैसा है तो क्या होगा आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। ये आ गया क्लियर है। ठीक तो ये अल्फा से रोटेट हो रहा है। अब अपने को क्या बोलना है ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द कॉर्ड डज नॉट स्लिप एंड देयर इज नो फ्रिक्शन एट द एक्सल द टेंशन इन द कॉर्ड कितना होगा। दूसरा इक्वेशन अब इसके लिए लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसको ऊपर क्या लग रहा है टेंशन नीचे क्या लग रहा है mg और ये नीचे एक्सेलरेशन से जा रहा है a। तो क्या लिखेंगे mg माइनस टी बराबर ma। अब अगर आप अननोन देखोगे यहां पर तो अननोन कितने हैं t
ए अल्फा, 3 अननोन है, इक्वेशन 2 है, क्या कॉन्सेप्ट होगा? कंस्ट्रेंट। क्या लिखेंगे? कंस्ट्रेंट। तो बच्चों ये अल्फा से रोटेट हो रहा है बिना स्लिपिंग के, तो कितने कॉर्ड की लेंथ बाहर आ रही होगी? आर अल्फा। तो ये आर अल्फा नीचे जा रहा है, तो ये मास भी बाय कंस्ट्रेंट आर अल्फा नीचे जा रहा होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां? ए बराबर आर अल्फा। ठीक। अब अपने को क्या पूछा है? ए पूछा है, क्या पूछा है? ड्यूरिंग द फॉलो द ब्लॉक नो फ्रिक्शन द टेंशन पूछा है, टी पूछा है, तो निकालना ही पड़ेगा। तो क्या कर लो, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या आया बच्चों? टी बराबर क्या आया? क्या आया? अल्फा का यहां से सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं। देखो अल्फा को क्या लिख सकता हूं? 2t बाय एम आर। अल्फा को लिख सकता हूं 2t बाय एम आर। तो यहां पर डालते हैं अब एम जी माइनस टी बराबर एम इंटू ए बराबर क्या है? आर अल्फा। तो आर लिखूंगा और अल्फा की जगह क्या लिखूंगा? 2t बाय एम आर लिखूंगा। एम आर ओ नहीं होगा, क्यों? ये एम अलग है, वो एम अलग है। कुछ को भी नहीं काटना है। हाँ अगला। अब तो क्या होगा बच्चों? एम जी माइनस टी, एम कितना है? छोटा एम 2 kg, तो कितना हुआ ये? 20 माइनस टी बराबर ये 2। आर तो कटेगा, आर को तो काटने दो। ठीक है, आर एम का वैल्यू कितना है? 2। बड़ा एम का वैल्यू कितना है? 4 इंटू 2t। और कुछ बचा? नहीं बचा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? 1/2, 2 से 2 कैंसल, तो कितना है बच्चों? 2t बराबर 20, तो t बराबर 10 न्यूटन। तो टेंशन का वैल्यू 10 न्यूटन होगा। आ रही बात समझ में? पक्का क्लियर है वाला क्वेश्चन? अगला बनाए। चलिए अगला। अगला क्या बोला है? लैडर के हिसाब वाला प्रॉब्लम दिया है। ऐसे वाला प्रॉब्लम भी अपन बनाए हैं कई सा। ये भी किसका है? इक्विलिब्रियम में, टोरोजनल इक्विलिब्रियम है ना। अगला देखो, कितना लॉन्ग लैडर है? 34 मीटर लॉन्ग लैडर है। कितना किलो मास है उसका? 10 kg। लीन्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल, its feet rests on the floor 3 meter away as shown in figure. If F and FW are the reaction forces from floor and wall, the ratio of F by FW will be। क्या ये frictionless है वॉल और ग्राउंड फ्रिक्शन वाला है, ऐसा बोला है? नहीं, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, बस रिएक्शन फोर्सेस पूछा है। और इक्विलिब्रियम में बोला है कि नहीं बोला है? ये भी नहीं बोला है। चलो देखते हैं फिर क्या बोला है। ठीक है, किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा? प्लैंक का। ये बनाते हैं प्लैंक। इसका ये हाइट कितना है? √34। क्या है? √34। ठीक। अब सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे पहले क्या लगाते हैं? सेंटर पे। सेंटर पे क्या लगेगा बच्चों? डाउनवर्ड फोर्स mg लगेगा, है ना। वॉल इसको किधर धके देगा? इस तरफ, तो ये लगेगा FW। ये फ्लोर इसको कहां ढकेलेगा? ऊपर, तो क्या लगेगा? F। ठीक। वॉल फ्रिक्शनलेस बोला है, जमीन फ्रिक्शनलेस नहीं बोला है बच्चों। ठीक है, तो अपने को जमीन से फ्रिक्शन मानना पड़ेगा, जमीन से फ्रिक्शन मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक, लेकिन म्यू म्यू की वैल्यू नहीं दी है, देखते हैं कैसे निकालेंगे, देखते हैं, है ना। तो सपोज फ्रिक्शन किधर होगा? आगे की तरफ। ठीक है, फ्रिक्शन स्लाइड होने से रोकेगा जमीन को, ये लगा दिया अपन फ्रिक्शन। समझ में बात? अब क्या करते हैं अपन? इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले वर्टिकल फोर्सेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? वर्टिकल फोर्सेस। तो वर्टिकल फोर्सेस कितनी होगी? एफ बराबर mg और FW बराबर फ्रिक्शन। समझ आई बात? अब क्या करेंगे? कोई भी एक पॉइंट लेंगे, उसके अबाउट क्या लिखेंगे? टॉर्क। लैडर लीन करिए 5 और 3 दिया है बच्चों, ये हाइट दे दी है 5 और ये दे दी है 3, तो धोखा मत खाना, 37 53 कोई एंगल नहीं होगा, हाइपोटेनस 5 होने से होता था वैसे। ठीक है, अगला ये कितना है? 10 किलो। कितना है? 10 किलो। अब कौन सा पॉइंट ले बताओ? ये पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें कि ऊपर के अबाउट? ये ए है और ये बी है। किसके अबाउट लिखते हैं? नीचे वाले के अबाउट, क्योंकि नीचे के अबाउट लिखोगे तो उसमें ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, तो लिखते हैं टॉर्क अबाउट ए। तो देखो ये दोनों फोर्सेस के कारण टॉर्क तो जीरो हो गया। फ्रिक्शन के कारण कैसे करेंगे? ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, उसको एक्सटेंड करेंगे और जिस पॉइंट के अपॉन निकालना है उसे क्या ड्रॉप करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा बच्चों ये डिस्टेंस? 3 का आधा ही होगा ना, तो देख ही रहे हो लैडर के सेंटर पे, तो कितना होगा?
3/2, तो क्या लिखेंगे 3/2, तो क्या लिखते हैं टॉर्क अबाउट है 3/2, तो और कैसा क्लॉकवाइज, तो mg इंटू 3/2, ये हुआ। ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करा, इसका लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये कितना है 5, तो कितना होगा 5 इंटू एफ डब्ल्यू, तो बराबर क्या होगा एफ डब्ल्यू इंटू 5, इक्वेट कर दिया ना उस तरफ लेके, ठीक, एफ डब्ल्यू इंटू 5। तो यहां से एफ डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एम जी इंटू 3/10, एम जी इंटू 3/10, ये आ गई एफ डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब एफ डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, अब हमको क्या चाहिए एफ एफ की वैल्यू चाहिए, एफ एफ की वैल्यू कितनी है एम जी के बराबर है, हमको तो बस क्या चाहिए था रेशियो, तो क्या करेंगे एफ एफ बाय एफ डब्ल्यू, क्या होगा बच्चों एम जी बाय एम जी इंटू 3/10, तो 10 ऊपर चले जाएगा, एम जी से एम जी कैंसिल, क्या आएगा बच्चों 10/3, समझ में आई बात, पक्का क्लियर है क्वेश्चन, बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर है और क्या है सॉलिड स्फीयर है, हैविंग मास m रेडियस r रोल्स डाउन द सेम इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम टॉप विदाउट स्लिपिंग, they start from rest, the ratio velocity of the solid cylinder to that of the solid sphere with which they reach the ground will be, यानी बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन में हमको उनकी वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों के लिए पहले निकालते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, क्या है g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, तो अपन लिखते हैं एक्सेलरेशन किसके लिए बच्चों, पहले सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर किसके जैसा होता है डिस्क के जैसा होता है, तो लिखेंगे 1 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा 3/2, तो क्या आएगा 2/3 जी साइन थीटा, ये हो गया एक्सेलरेशन पहले के लिए। फिर एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर के लिए लिखते हैं, सॉलिड स्फीयर एक तो सामने कहता है 2/5, तो 5/7 जी साइन थीटा, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब नीचे लिखना है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर टू दैट ऑफ सॉलिड स्फीयर विच दे विल रीच द ग्राउंड विथ, तो सेम एक्सेलरेशन है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना है सेम होना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, s दोनों के लिए सेम है और इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए क्या थी 0, तो v स्क्वायर किसके लिए लिखते हैं डिस्क के लिए, तो कितना हो जाएगा 2s इंटू ए कितना है 2/3 जी साइन थीटा, v स्क्वायर किसके लिए लिखते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए, तो क्या हो जाएगा 2s इंटू 5/7 जी साइन थीटा, दोनों को क्या कर दो बच्चों डिवाइड, तो 2s से 2s कट गया, जी साइन थीटा से जी साइन थीटा कट गया, तो v डिस्क बाय v सॉलिड स्फीयर क्या आया 14/15, 14/15 का अंडर रूट, तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों ऑप्शन डी, समझ में आया वाला क्वेश्चन, ठीक। तो ये कैसे बनाएंगे एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या बोला है, अ डिस्क ऑफ मास 1 kg, मास कितना है डिस्क का 1 kg और रेडियस r है, फ्री टू रोटेट अबाउट एन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, यानी ऐसा अगर डिस्क है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब ऐसा परपेंडिकुलर टू द डिस्क पासिंग थ्रू इट्स प्लेन, ठीक है। अब क्या बोला है, अ बॉडी ऑफ सेम मास एज दैट ऑफ द डिस्क इज फिक्स्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी अपन क्या करते हैं इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे छोटा सा m मास लगा देते हैं जो कि डिस्क के मास के बराबर है ना, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया ना, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल में तो है, ठीक है। अब नाउ द सिस्टम इज रिलीज व्हेन द बॉडी कम्स टू द लोएस्ट पोजीशन, इट्स एंगुलर स्पीड कितनी होगी, मतलब ये घूम के कहां जाए नीचे आ जाए, तो एंगुलर स्पीड क्या होगी, क्या का क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो कहीं मूव नहीं कर रहा, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, रोटेट हिंज है, तो ये m नीचे आ गया, तो ये डिस्टेंस r था और ये डिस्टेंस r, तो कितना नीचे आया, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितनी कमी आएगी mg इंटू 2r। अब इसके कारण किस किस को एनर्जी मिलेगी,
एक तो डिस्क को मिलेगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक ये m मास भी r रेडियस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर, है ना। एंगुलर स्पीड ही निकालना है, ओमेगा ही चाहिए अपने को बच्चों, ठीक है। अब ये 2 इधर आएगा तो कितना होएगा 4 mgr बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू I1 लिखते हैं, I1 डिस्क को मान लेते हैं, डिस्क का अबाउट सेंटर क्या होता है mr स्क्वायर बाय 2 प्लस ये मास का ऑब्जेक्ट है, r रेडियस के अबाउट घूम रहा है, तो क्या होगा mr स्क्वायर, ठीक है। तो m कट गया, एक r कट गया, 4gr 4 इंटू 10 इंटू कुछ नहीं, बाकी तो कट गया, तो क्या बचा खाली 4 इंटू 10, 4g बचा, या ओमेगा स्क्वायर, यहां क्या बचा बच्चों r/2, r कितना दिया है, अच्छा r के टर्म्स में बताना है, तो r/2 प्लस r कितना होगा 3r/2, ये ऊपर चले जाएगा, तो बच्चों ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 4 इंटू 10 इंटू 2 बाय 3r, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा इसका अंडर रूट। अब कंपेयर करो, 4 बाहर आ जाना है, 4 बाहर आएगा, आ जाएगा, है ना, तो ओमेगा का बराबर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 5/3r, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा कंपेयर करेंगे तो 5, ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा 5। समझ में आ गया बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन।